नमस्कार साथियों, बातें बाजार की चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, एक दौर था जब लोग दिन रात मेहनत करते थे, फिर भी पैसा जोड़ना आसान नहीं था। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। आज पैसा कमाने के लिए हर पल भागदौड़ करना जरूरी नहीं है। सही इन्वेस्टमेंट आपको वो आजादी देता है जो कभी सिर्फ ख्वाबों में हुआ करती थी। अब आप कहेंगे कि सर, हमें तो ऐसा बताया जाता है कि इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए करनी होती है, जिसका आउटपुट हमें 10 से 20 साल में मिलता है। ऐसे में तो इन्वेस्टमेंट से रेगुलर इनकम कैसे जनरेट होगी? तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ बेहतरीन इन्वेस्टमेंट आइडियाज के बारे में जानेंगे, जिनसे आप रेगुलर इनकम बना सकते हैं, चाहे वो रियल एस्टेट हो, बॉन्ड्स हो या फिर छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट आइडियाज हो। सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको कोई फाइनेंस एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है। अगर आप भी चाहते हैं कि पैसा आपके लिए काम करे, ना कि आप पैसे के पीछे दौड़ें, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो में आगे हम विंट वेल्थ नाम के एक ऐसे भरोसेमंद प्लेटफॉर्म के बारे में जानेंगे जिससे आप रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला इन्वेस्टमेंट आइडिया है फिक्स्ड डिपॉजिट। इंडिया में ज्यादातर लोगों को इसके बारे में जानकारी है। हो सकता है आपके घर में भी किसी ना किसी ने एफडी करवा रखी हो। फिक्स डिपॉजिट में आप अपने पैसे किसी बैंक को देते हैं, वो एक फिक्स ड्यूरेशन के लिए डिपॉजिट किए जाते हैं। जैसे 7 दिन से लेकर 10 साल तक आप अपने पैसे एफडी करवा सकते हैं। इसके बदले बैंक आपको 6 से लेकर 9% के बीच में कुछ इंटरेस्ट रिटर्न देता है। यानी अगर आपने 1 लाख रुपए डिपॉजिट किए तो 1 साल बाद आपको 1,06,000 रुपए मिल जाएंगे, जिसका मतलब हुआ कि आपके पास 6,000 रुपए की एक रेगुलर इनकम, भले ही वो एनुअल हो, जनरेट हो गई। रेगुलर इनकम के अलावा बैंक अपने कस्टमर्स को DICGC इंश्योरेंस भी देता है, जिसके तहत 5 लाख रुपए तक का डिपॉजिट सेफ भी रहता है। यानी अगर बैंक डूब भी जाए तो आपके 5 लाख रुपए आपको रिटर्न में मिल जाएंगे। इसके अलावा एफडी में सीनियर सिटीजन्स को बाकी लोगों के मुकाबले 0.5% ज्यादा इंटरेस्ट रेट भी मिलता है। यही वजह है कि इंडिया में ज्यादातर सीनियर सिटीजन्स फिक्स डिपॉजिट भी करवाते हैं। SBI रिसर्च इको रैप रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में सीनियर सिटीजन्स के 74 मिलियन एफडी अकाउंट्स हैं, जिनके अंदर 34 लाख करोड़ की धनराशि डिपॉजिट है। सीनियर सिटीजन्स में एफडी करवाने का ये जो ट्रेंड है, ये पिछले 5 सालों में 143% बढ़ा है। सीनियर सिटीजन्स के अलावा कोविड के बाद छोटा मोटा बिजनेसमैन या फिर एम्प्लॉय भी एफडी करवाने लगे, जिसके चलते साल 2023 के एंड तक इंडिया में टोटल बैंक डिपॉजिट में फिक्स्ड डिपॉजिट का शेयर 60% तक बढ़ गया। लेकिन फाइनेंस एक्सपर्ट के मुताबिक अगर आप अपने 20s और 30s में हैं, तो आपके लिए एफडी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि एफडी में जो 6 से 9% का रिटर्न मिलता है, वो सालाना बढ़ती इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाता। जैसे इस साल इंडिया का इन्फ्लेशन रेट 3 से 4% है, यानी 100 रुपए की चीज 1 साल बाद स्वतः ही 104 रुपए में मिलेगी। ऐसे में अगर 100 रुपए की एफडी करवाते तो 1 साल बाद आपको 106 से लेकर 109 के बीच में कुछ मिलता। इन्फ्लेशन के चलते 1 साल बाद इन 106 रुपए की वैल्यू भी कम हो जाती। ऊपर से इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत एफडी पर आपको टैक्स भी देना पड़ता। इसका मतलब हुआ कि एफडी में आपके पैसों की वैल्यू घट जाती है, और घटती नहीं है तो जितना छोड़े थे उतना रह जाती है। ऐसे में इन्वेस्टमेंट करते समय इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न पर ही हमें फोकस करना चाहिए, यानी आपको इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न मिले, इस बात पर फोकस होना चाहिए। अब हम आते हैं अपने सेकंड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन पर, वो है रियल एस्टेट। साथियों, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने से भी रेगुलर रेंटल इनकम जनरेट की जा सकती है। अब रिपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो इंडिया में रियल एस्टेट सेक्टर साल 2030 आते आते $1 ट्रिलियन और 2047 तक $5.8 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा। ऐसा कहा जा रहा है कि साल 2025 से 2030 के बीच यह बाजार लगभग 24% से ग्रो करेगा, यानी इसमें इन्वेस्टमेंट की अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। लेकिन रियल एस्टेट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसका इन्वेस्टमेंट कैपिटल, यानी इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास लमसम 20 से 30 लाख रुपए होने चाहिए, तभी आप किसी कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके उससे एक अच्छी रेंटल इनकम जनरेट कर सकते हैं। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के बाद जो इनकम जनरेट होती है उसे रेंटल यील्ड कहा जाता है। सिंपल भाषा में समझे तो मान लीजिए कि आपने 1 करोड़ की रियल एस्टेट खरीदी है, उससे आपको हर साल 4 लाख का रेंटल इनकम जनरेट हो रहा है, यानी महीने का लगभग 30 से 35 हजार रुपए। इसका मतलब है कि आपको आपकी 1 करोड़ की रियल एस्टेट पर 4% का रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन रियल एस्टेट की खास बात यह है कि यह हर साल आपको इन्फ्लेशन को बीट करती है, क्योंकि हर साल प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती जाती है। ऐसे में हर साल मिलने वाला रेंटल इनकम
और प्रॉपर्टी की बढ़ती कीमत को मिलाकर रेंटल यील्ड कैलकुलेट की जाती है। नॉर्मली रियल एस्टेट 5 से 6% से ग्रो करता है और अगर रेंटल इनकम से आपको 4% का रिटर्न मिला तो आपको रियल एस्टेट का लगभग 10% का रिटर्न मिल सकता है, जो इन्वेस्टमेंट की दुनिया में काफी अच्छा रिटर्न माना जाता है। लेकिन इतना रिटर्न लेने के लिए आपके पास एक अच्छा खासा लमसम अमाउंट होना जरूरी होता है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि सर हमारे पास इतना बड़ा अमाउंट नहीं है, इसका कोई सॉल्यूशन दीजिए। तो साथियों, इसका सॉल्यूशन है हमारे पास, जिसे कहते हैं REIT, जो हमारा थर्ड इन्वेस्टमेंट आइडिया है, दैट इज रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अब ये क्या होता है? ये ऐसा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है जो कई लोगों से छोटी छोटी अमाउंट को लेकर बड़ी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे स्टॉक खरीदने के लिए आप महज 400 रुपए से शुरुआत कर सकते हैं। इस समय इंडिया में 3 बड़ी REIT हैं जो ऐसे REIT स्टॉक्स को बाई और सेल करती हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार इंडिया के स्मॉल और मीडियम REIT सेक्टर का मार्केट साइज 2026 तक $60 बिलियन तक पहुंच जाएगा, जो कई सारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ला सकता है। REIT आपके पैसे को रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के बाद जो रेंटल इनकम जनरेट करेगा उसका एक खास हिस्सा आपको एज डिविडेंड यील्ड रिटर्न करेगा। ये एक अच्छी रेगुलर इनकम बन सकता है। REIT की सिर्फ एक दिक्कत है, वो ये कि इसमें आपको सिर्फ डिविडेंड मिलता है, प्रॉपर्टी का कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं मिलता। यानी जिस रियल एस्टेट में आपकी REIT ने इन्वेस्ट किया है, अगर उसकी वैल्यू बढ़ गई तो उससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, जबकि सीधा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने पर आपको कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिलता है। यानी सरल भाषा में समझें, अगर आपके पास अच्छा खासा अमाउंट है तो आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके रेंटल यील्ड जनरेट कर सकते हैं, और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप REIT में इन्वेस्ट करके डिविडेंड के माध्यम से रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं। चुनाव आपको करना है। अब फोर्थ ऑप्शन क्या है? यह है इक्विटी और म्यूचुअल फंड। साथियों, इन्वेस्टमेंट का फोर्थ ऑप्शन दैट इज इक्विटी और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना, यानी ऐसे फंड या स्टॉक में निवेश करना जहां आप रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हो। इंडिया में इस समय 5 करोड़ से ज्यादा लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार 2024 के अंत तक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री 68 लाख करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। म्यूचुअल फंड और इक्विटी मार्केट में हाई रिस्क तो है, लेकिन इसमें हाई रिटर्न्स भी मिलते हैं। स्टॉक और इक्विटी मार्केट वॉलेटाइल होने की वजह से यह हर रोज ऊपर नीचे होता रहता है। यानी अगर किसी दिन मार्केट डाउन हो गया तो आपके स्टॉक्स की प्राइसेस भी गिर जाएंगी। इसीलिए कहा जाता है कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। ऐसे में अगर आपको उस रेगुलर इनकम की जरूरत ऐसे दिन पड़ जाए जिस दिन मार्केट डाउन है, तो आपके बहुत सारे इन्वेस्टमेंट यूनिट सेल करने पड़ेंगे। मान लीजिए कि आपने किसी म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था। अगर उस म्यूचुअल फंड की वैल्यू 10 रुपए होती तो आपको 10,000 यूनिट मिल जाती। वॉलेटाइल मार्केट की वजह से म्यूचुअल फंड की वैल्यू 10 रुपए से घटकर अगर 9 रुपए रह गई या फिर बढ़कर 11 रुपए भी हो सकती है। ऐसे में अगर आपको रेगुलर इनकम के लिए 10 रुपए की वैल्यू पर 100 यूनिट बेच दिए तो आपको 1,000 रुपए मिल जाएंगे और आपके पास 10,000 में से 9,900 यूनिट बच जाएंगी। लेकिन अगर किसी दिन मार्केट डाउन है और आपके म्यूचुअल फंड की वैल्यू 9 रुपए रह गई तो वो 1,000 रुपए पाने के लिए आपको 100 की जगह 111 यूनिट बेचने पड़ेंगे। यानी मार्केट गिरने की वजह से आपको ज्यादा यूनिट्स बेचने पड़ेंगे, जिससे आपकी इन्वेस्टमेंट जल्दी खत्म हो जाएगी। इसी वजह से इक्विटी और म्यूचुअल फंड से स्टेबल इनकम जनरेट करना थोड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन हमारे पास एक और ऑप्शन है जिसमें आप एक अच्छी रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं, और वो ऑप्शन है बॉन्ड्स। साथियों, बॉन्ड्स इन्वेस्टिंग FD इन्वेस्टमेंट की तरह ही होती है, बस इन्वेस्टमेंट और रिटर्न के मामले में थोड़ा बहुत फर्क होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडिया का जो बॉन्ड बाजार है वो $2.69 ट्रिलियन तक पहुंच गया है, जिसमें कॉर्पोरेट बॉन्ड लगभग $602 बिलियन के हैं और गवर्नमेंट बॉन्ड लगभग $2.08 ट्रिलियन के हैं। इसके अलावा इंडिया का बॉन्ड मार्केट हर साल 6.5% से ग्रो कर रहा है, जो कि एक काफी अच्छी ग्रोथ मानी जाती है। बॉन्ड्स अगर आसान भाषा में समझें, मान लीजिए कि आपके पास कोई ABC नाम की कंपनी है जिसे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है और वो कंपनी उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ पैसा खुद का लगाती है और कुछ बैंक से लोन उठाती है और कुछ रिटेल इन्वेस्टर से पैसा उठाने के लिए बॉन्ड रिलीज करती है। बॉन्ड नॉर्मली 1 से 4 साल के लिए लॉन्च किए जाते हैं और कंपनी इसमें फिक्स रिटर्न देने का दावा करती है, जिसमें लोन पीरियड के दौरान रेगुलर इनकम जनरेट हो सकती है। किसी भी कॉर्पोरेट बॉन्ड को खरीदने से पहले उस कंपनी के बारे में रिसर्च करना जरूरी है।
यही नहीं, किसी भी प्रकार का बॉन्ड, चाहे वो कॉर्पोरेट हो या फिर गवर्नमेंट, एक ऐसे प्लेटफॉर्म से खरीदना चाहिए जो ऑथेंटिक हो और ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिलने की संभावना हो। जैसे विंट वेल्थ नाम का एक प्लेटफॉर्म है जो 9 से 12% तक फिक्स रिटर्न देता है। यह एक प्लेटफॉर्म है जिसके पास मिनिमम 1000 रुपए से बॉन्ड इन्वेस्टमेंट आप शुरू कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म की खास बात यह है कि यह आपके भरोसे को मजबूत करने के लिए हर लिस्टेड बॉन्ड में खुद भी 2% इन्वेस्ट करता है, यानी जो दिखाते हैं उसमें खुद की हिस्सेदारी भी रखते हैं। इसलिए समय समय पर सभी बॉन्ड इशुअर्स को इवैल्यूएशन और एनबीएफसी का क्वार्टरली ऑडिट कराया जाता है। ऐसे में एफडी से ज्यादा पोटेंशियल रिटर्न पाने के लिए आप विंट वेल्थ के जरिए बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई भी होगा और इन्वेस्टमेंट रिस्क भी बैलेंस करने में आपको मदद मिलेगी। अगर आप इनकी वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको दिखेगा कि टाइमली रीपेमेंट के मामले में यह प्लेटफॉर्म काफी ऑथेंटिकेट है। मान लीजिए इस प्लेटफॉर्म से आपको 1 लाख रुपए का बॉन्ड खरीदना है और आप हर बॉन्ड की कीमत 10,000 रुपए रखते हैं, तो आप 10 स्लॉट अलॉट कर पाएंगे। ध्यान रहे कि जिस बॉन्ड में आप इन्वेस्ट करते हैं आपके डीमैट अकाउंट में वो क्रेडिट हो जाते हैं और जो एनएसडीएल के साथ क्रिएट किया गया है। साथ ही आपको यह भी पता चलेगा कि किस ड्यूरेशन के बाद आपको कितना रिटर्न मिल सकेगा, जिससे आपको अपने रिटर्न के बारे में आइडिया आ जाता है। अगर आप बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक रेगुलर इनकम के लिए बॉन्ड एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है। बॉन्ड के बाद हमारा 6th इन्वेस्टमेंट आइडिया है इनवॉइस डिस्काउंटिंग। एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जिसमें आप एक ऑथेंटिकेट इन्वेस्टमेंट क्लब या कंपनी में एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, जिसके बदले वो आपको एक फिक्स अमाउंट ऑफ रिटर्न देने का प्रॉमिस करता है। मान लीजिए कि एबीसी कंपनी को 10 करोड़ रुपए का कोई ऑर्डर मिला, जिसमें उन्हें कोई प्रोडक्ट बनाकर दूसरी कंपनी को डिलीवर करना था, और उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए एबीसी कंपनी को 8 करोड़ का कॉस्ट लगा। ऐसे में एबीसी कंपनी ऑर्डर देने वाली कंपनी को 10 करोड़ का इनवॉइस भेजेगी, जिसका पेमेंट ऑर्डर पूरा होने के बाद ही क्लियर होगा। ऐसे में उस ऑर्डर को पूरा करने के लिए एबीसी कंपनी को जो वर्किंग कैपिटल यानी 8 करोड़ रुपए लगेंगे वो इकट्ठा करने होंगे। यहीं पर इनवॉइस डिस्काउंटिंग का टर्म आता है। उस इनिशियल कैपिटल को इकट्ठा करने के लिए एबीसी कंपनी ऑर्डर देने वाली कंपनी से 10 करोड़ का इनवॉइस लेती है और किसी हाई नेटवर्क इंडिविजुअल के पास, जिसके पास अच्छा खासा पैसा है, कोई एनआरआई है या कोई रिटेल इन्वेस्टर है, उसके पास जाती है। उन्हें 10 करोड़ के इनवॉइस पर मान लीजिए 5% की डिस्काउंट देती है, तो वो बने 50 लाख रुपए। यानी वो इन्वेस्टमेंट एबीसी कंपनी को 10 करोड़ की बजाय सिर्फ 9 करोड़ 50 लाख का ही देगा। लेकिन उसे जिस कंपनी ने एबीसी कंपनी को ऑर्डर दिया है उससे इनवॉइस के बदले पूरे 10 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, यानी उस इन्वेस्टर को 50 लाख रुपए का बेनिफिट हुआ। अब इसमें कई सारे फायदे भी हैं और रिस्क भी हैं। जैसे अगर एबीसी कंपनी और जिसने ऑर्डर दिया है वो दोनों ट्रस्टवर्दी हो तो इन्वेस्टर को एक शॉर्ट टर्म के लिए फिक्स रिटर्न मिल जाएगा और इसमें किसी स्टॉक या प्रोडक्ट की प्राइस फ्लक्चुएशन का रिस्क नहीं रहता। लेकिन इसमें रिस्क भी काफी है। अगर ऑर्डर देने वाली कंपनी ने किसी कारण से टाइम पर इनवॉइस क्लियर नहीं किया तो एक बड़ा अमाउंट रिस्क में जा सकता है। इसके अलावा अगर एबीसी कंपनी ने फॉल्टी प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया जिसकी वजह से सामने वाली कंपनी ने इनवॉइस होल्ड पर रख दिया, तो इस केस में भी इन्वेस्टर का बड़ा पैसा रिस्क में जा सकता है। इसमें यह रिस्क भी है कि अगर किसी रीजन से एबीसी कंपनी और उसे ऑर्डर देने वाली कंपनी दोनों बैंकरप्ट हो जाती हैं तो इन्वेस्टर का पैसा डूब सकता है। ऐसे में इनवॉइस डिस्काउंटिंग में एक शॉर्ट टर्म के अंदर बड़ा रिटर्न और रेगुलर इनकम तो जनरेट हो सकती है, लेकिन इनवॉइस इशूअर का ट्रस्टवर्दी और रेप्यूटेटेड होना जरूरी है। नेक्स्ट टाइटल है एन्युइटीज। एन्युइटीज एक तरह का इन्वेस्टमेंट का तरीका है जो आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के साथ मिलकर कर सकते हैं। इसमें हम इंश्योरेंस कंपनी को एक पर्टिकुलर अमाउंट देते हैं, जिसके बदले इंश्योरेंस कंपनी हमें एक खास इंटरवल के बाद एक खास अमाउंट देती है। नॉर्मली एन्युइटी दो तरह की होती हैं, इमीडिएट एन्युइटी और डिफर्ड एन्युइटी। इमीडिएट एन्युइटी में हम एक साथ लमसम अमाउंट देते हैं और उसके बदले कंपनी हमें रिटायरमेंट के बाद हर महीने एक खास अमाउंट देती है। यानी इमीडिएट एन्युइटी एक तरह से पेंशन स्कीम के तरह काम करती है। जिन लोगों के पास लमसम अमाउंट नहीं है उनके लिए ऑप्शन है कि वो डिफर्ड एन्युइटी का उपयोग करें। इससे अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो आपकी सैलरी से हर महीने एक अमाउंट डिडक्ट हो जाता है और उसके बदले आपकी रिटायरमेंट के बाद हर महीने एक खास अमाउंट दिया जाता है। अब सुनने में तो ये सही लगता है, लेकिन इसके भी कुछ नुकसान हैं। जैसे एफडी की तरह ही एन्युइटी में जो पैसा रिटायरमेंट के बाद मिलेगा उसकी वैल्यू इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाएगी। मान लीजिए कि अभी आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, कंपनी ने आपको 20 साल हर महीने 25,000 रुपए देने का प्रॉमिस किया।
तो 20 साल बाद 25,000 की वैल्यू भी कम हो जाती है, जो इतना फायदेमंद साबित नहीं हो लगी। हालांकि अगर आप एक एम्प्लॉय हैं और आपके पास पेंशन स्कीम नहीं है, तो कुछ हद तक ये फायदेमंद भी साबित हो सकती है। इससे रिटायरमेंट के बाद वाली फाइनेंशियल सिक्योरिटी बनी रहती है। साथियों, ये थे कुछ इन्वेस्टमेंट आइडियाज जिनसे आप अलग अलग तरीके से रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं। हालांकि सबने अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। ऐसे में किसी भी आइडिया में अपना पैसा इन्वेस्ट करने से पहले रिसर्च और एक्सपर्ट की एडवाइस लेना बिल्कुल ना भूलें। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से अवश्य साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। Investments in debt securities, municipal debt securities, securitized debt instruments are subject to risks, including delay and/or default in payment. Read all the offer-related documents carefully.